नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान पर हम आपके लिए एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें संविधान के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला की शुरुआत हमने भारत के संविधान, अनुसूचियां और अनुच्छेद विषय से की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। चाहे हम विषय की दृष्टि से देखें या फिर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बड़े ही सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। चूंकि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने के लिए अपनाई जाती है, तो पहले हम यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति किन किन आधारों पर हो सकती है, अर्थात राष्ट्रपति का पद किन आधारों पर रिक्त हो सकता है, या फिर यह कहा जाए कि राष्ट्रपति किन किन आधारों पर अपने पद से हट सकता है। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति के 5 आधार हैं। पहला आधार 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, अर्थात अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, जो कि 5 वर्ष होता है। दूसरा है पद त्याग से, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देने पर। तीसरा है मृत्यु से, अर्थात पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का निधन हो जाने पर। चौथा है महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। पांचवा अन्यथा, जैसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के अपास्त किए जाने पर, न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने पर। तो इन 5 आधारों पर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो सकती है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसे संविधान में महाभियोग नाम दिया गया है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं चलाई जाती, अपितु यह संसद में चलाई जाती है। लेकिन संसद को कानूनी न्यायालय के समान दंड आरोपित करने और अपना निर्णय देने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को समझने के लिए संविधान के 2 अनुच्छेदों की जानकारी आवश्यक है। इन 2 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी समाहित है। पहला अनुच्छेद है 56, जिसका विषय है राष्ट्रपति की पदावधि। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, जिसका विषय है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में वह आधार बताया गया है जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और अनुच्छेद 61 का संबंध महाभियोग की प्रक्रिया से है, अर्थात उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पहले हम अनुच्छेद 56 के विषय में जान लेते हैं। इसका विषय, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसके अंतर्गत 3 बातों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं: राष्ट्रपति की पदावधि, पद त्याग और महाभियोग, अर्थात पद से हटाना। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पदावधि व कार्यकाल के अतिरिक्त उसके त्यागपत्र और महाभियोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो पहले हम शुरू करते हैं पदावधि से। पहले हम पदावधि या कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 56 का जो प्रथम भाग है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पूर्ण होने तक
होता है। दूसरी बात, लेकिन राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह अनुच्छेद 56 के प्रथम भाग के परंतु ग में इस बात का प्रावधान किया गया है, इस बात का उल्लेख किया गया है। अर्थात कार्यकाल पूरा हो जाने पर भी वह तब तक अपने पद पर पदस्थापित रहता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो यह अनुच्छेद 56 के अंतर्गत पदावधि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरा है त्यागपत्र। अनुच्छेद 56 में ही राष्ट्रपति के त्यागपत्र के संबंध में विभिन्न प्रावधान और उपबंधों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, अर्थात वह रिजाइन कर सकेगा। और दूसरी बात जो इसमें है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। तो ये दो बातें त्याग पत्र के संबंध में है कि राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। पद त्याग का जो लेख या त्यागपत्र होता है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित होता है और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को दी जाएगी। तो दो बातें हो गई पदावधि के संबंध में और त्यागपत्र के संबंध में। आइए हम बात करते हैं अब महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया या उसके प्रावधानों के बारे में। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 56 के इस भाग में दो बातों को स्पष्ट किया गया है। एक तो महाभियोग का आधार अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग का क्या आधार है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर शुरू की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद अर्थात वह प्रक्रिया या रीति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 56 से यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि संविधान के अतिक्रमण या संविधान के उल्लंघन से क्या तात्पर्य है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो शक्तियां और कर्तव्य हैं उनके लिए संविधान में एक निश्चित प्रक्रिया और नियम दिए गए हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उस प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन माना जाता है। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होती है, आइए हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो पहली बात वह यह है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में अर्थात राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात, जब संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा अर्थात आरोप लगाता है। अर्थात संसद का कोई सदन लोकसभा या राज्यसभा राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन का आरोप लगाएगा, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इसके बारे में लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। अर्थात जब इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो इसकी सूचना या नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दिया जाना आवश्यक होता है। दूसरी बात, इस प्रस्ताव पर आरोप लगाने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आरोप से संबंधित प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उस प्रस्ताव पर आरोप लगाने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हों। इसके बाद यह प्रस्ताव आरोप लगाने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।
अर्थात आरोप लगाने वाला सदन यदि लोकसभा है तो 545 का 2/3, और यदि वह राज्यसभा है तो 245 के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो आपको यहाँ यह बात याद रखनी है कि जो प्रस्ताव लाया जाता है उस पर तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं उस सदन की कुल सदस्य संख्या के। इसके बाद जब वह प्रस्ताव यानी महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन द्वारा पारित किया जाता है तो उसके लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक होता है। जब संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया जाता है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण या जांच करेगा या कराएगा। अर्थात जब महाभियोग का प्रस्ताव प्रथम सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन के पास आता है तो दूसरा सदन स्वयं इसकी जांच करेगा अथवा किसी अन्य प्रकार से उसकी जांच कराएगा। ऐसे अन्वेषण या जांच में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह स्वयं अथवा अपने किसी विधि परामर्शदाता द्वारा इस प्रकार की जाने वाली जांच में अपनी प्रतिरक्षा करे या अपना बचाव करे। यदि इस जांच के फलस्वरूप राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण का दोषी पाया जाता है तो दूसरा सदन भी राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करेगा और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार जब दूसरा सदन जिस तिथि को राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है उस तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। तो यह राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान लेते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य अर्थात मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत सदस्य या नामांकित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग नहीं लगाया गया है, अर्थात संविधान के अतिक्रमण के आधार पर किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। इस प्रकार आज हमने राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को समझा। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगी। आप इस संपूर्ण जानकारी से छोटे छोटे प्रश्न बनाकर निरंतर उन्हें दोहराते रहें। आपकी सुविधा के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित संविधान के सभी अनुच्छेदों को उस प्रावधान के अंत में ब्रैकेट में दिया गया है। आप इस विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री को PDF फॉर्मेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक भी दिया गया है। इसी क्रम में किसी अन्य विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।